एक और युवा हैं डॉक्टर राहुल, लिख रहे हैं कि कल मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है लेकिन मन शांत नहीं है। मैंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय साल में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पर इस दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मन बड़ा अशांत है। कुछ ही घंटे बचे हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा। तुम क्यों मेरा आशीर्वाद लेने आ गए? जाके पढ़ाई करो बेटा, वही आशीर्वाद है। और मन को क्यों इतना महत्व दे रहे हो कि शांत है कि अशांत है? हो गया मन शांत तो उससे क्या पा जाओगे? मन तुम्हारी छाया है। तुम दृढ़ता पूर्वक चल पड़ो किधर को, छाया को पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। ऐसा हुआ है कि किसी की छाया ने कहा हो कि मैंने तो खूंटा पकड़ लिया, अब तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी? तुम छाया का निर्धारण करते हो, छाया तुम्हारा निर्धारण नहीं कर सकती। मन तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुम जान तो दिखाओ। मन की शांति अशांति, सहमति असहमति, इनकी परवाह नहीं किया करते। जानते हो मन पर कितने तरह के प्रभाव पड़ते हैं, इधर से उधर से, गिनती भी नहीं कर पाओगे। लाखों सालों के संचित प्रभावों का नाम है मन। उसको तो कोई भी किधर को भी खींच सकता है, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारी ताकत, आत्मा की ताकत से बड़ी ताकत मन पर पड़ते किसी प्रभाव की नहीं है। दोनों बातें बोल रहा हूं। एक तो ये कि मन पर करोड़ों प्रभाव आज तक पड़े हैं और मन ने उनको सोख लिया है, अंगीकार कर लिया है, और वो मन को कभी इधर को कभी उधर को खींचते ढकेलते रहते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मन पर आज तक जितने प्रभाव पड़े हैं उनका कुल सामर्थ्य जोड़ भी लिया जाए तो वो भी आत्मा के सामर्थ्य के आगे कुछ नहीं। तो तुम आत्मिक रूप से, हार्दिक रूप से बढ़ो किधर को भी, मन आएगा छाया की तरह पीछे पीछे। मन की औकात नहीं कि वो चू चपर करे। चू चपर कर भी रहा है तो करने दो, पीछे तो उसे आना ही पड़ेगा। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जाओ चुपचाप पढ़ाई करो। आचार्य जी, चेतन 28 वर्षीय हैं, पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी ने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन करवाया था मुझे, और जिसे करने के बाद इसमें मन नहीं लगा मेरा, और फिर मैं योग क्षेत्र में मास्टर्स एवं डिप्लोमा डिग्री हासिल करने के लिए लग गया। अब पिछले 4 वर्षों से योग की कक्षा प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सफलता हासिल नहीं हुई है और कुछ खास आमदनी भी नहीं होती है। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस स्थिति में मैं क्या करूं, मेरे लिए अगला कदम क्या है? देखो बेटा, जगत को कुछ ऐसा दोगे जो उसके लिए वास्तव में मूल्यवान हो और उसको समझा भी पाओ कि क्या मूल्य दे रहे हो तुम, तो जगत तुमको वो देगा जिसको तुम सफलता इत्यादि बोलते हो। या फिर तुम जगत को बुद्धू बनाने लग जाओ तो भी जगत तुम्हें सफलता दे देता है। तो जो ये तथाकथित सफलता है, जो 2 ही तरीकों से आती है। अच्छा है कि तुम सही तरीका चुनो, लोगों को वो दो जो वास्तव में मूल्य रखता है। जो विधियां योग इत्यादि की तुम लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को देखो कि क्या उससे वास्तव में लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा होगा तो वो क्यों नहीं तुम्हारे पास लौट कर आएंगे, क्यों नहीं तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात और भी देखो, मैंने कहा कि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि उन्हें लाभ हो रहा है। क्या तुम ठीक से इस बात को संप्रेषित कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो कि लोगों को लाभ हो रहा है? कई बार देना ही काफ़ी नहीं होता है, जताना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है कि क्या लाभ हुआ, क्योंकि जिसको लाभ दे रहे हो वो हो सकता है इस स्थिति में ना हो
कि लाभ को समझ पाए। हालांकि अगर हठ योग की बात तुम कर रहे हो तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसमें लाभ बहुत स्पष्ट और स्थूल होता है, दैहिक तल पर होता है, दिख ही जाता है कि शरीर को लाभ हुआ है। कुल मिला जुलाकर तुमने जो क्षेत्र पकड़ा है वो तो अच्छा ही है। उसमें या तो अपनी प्रवीणता, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, या फिर लोगों को समझाओ कि तुम योग्य तो हो ही। बात बस कम्युनिकेशन की है। आज के समय में जब तन मन मनुष्य के दोनों बेकार बीमार होते ही जा रहे हैं, उस समय में यदि कोई कहे कि योग जैसी साधना सिखाने के बावजूद उसे मूल्य महत्व नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जो सिखाया जा रहा है अभी उसमें ही प्रवीणता नहीं है। और गहराई से अपने क्षेत्र में प्रवेश करो। जो तुम्हारे सामने सीखने वाले शिष्य साधक आते हैं, उनसे और गहरे संबंध स्थापित करो। मात्र सिखाओ ही नहीं, समझाओ भी। आचार्य जी 31 वर्षीय आनंद विश्वकर्मा हैं, पुणे से, बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी मनोस्थिति अभी यह है कि ना ही मुझे संसार में फैले हुए जाल का पूरा ज्ञान है और ना ही मुझे गुरु के वचनों की पूरी समझ है, पर हाँ एक आकर्षण ज़रूर है गुरु के व्यक्तित्व के प्रति। सवाल यह पूछा है कि आचार्य जी क्या ऐसा करना सही रहेगा कि गुरु को ही एक उदाहरण मानकर उन पर विश्वास रखकर ही मैं चल पड़ूं और वही चीज़ मुझे आखिर तक ले जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर गुरु को उदाहरण बना रहे हो तो फिर उसमें अपनी मान्यताएं और अपना व्यक्तित्व बीच में मत लाना। गुरु को तुमने उदाहरण बनाया, गुरु स्वयं तुम्हारे सामने कई तरह के उदाहरण रखते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझसे या मेरे निजी व्यक्तित्व से ही चिपक कर रह जाओ। वो तुमसे सब चांद तारों की बात करेंगे, उनकी ओर भी देखना। क्योंकि कई बार इसमें हमारा स्वार्थ भी छुपा होता है कि बस हम गुरु नामक एक ही व्यक्ति की ओर देखेंगे। उस व्यक्ति की भौतिक सीमाएं होती हैं, उस व्यक्ति की एक स्थिति होती है। उस स्थिति में वो हो सकता है कि भौतिक रूप से सर्वांग सर्वगुण संपन्न न हो, तो इससे गुरु को आदर्श बनाने वाले को सुविधा हो जाती है। हुए हैं कई संतजन, उदाहरण के लिए जो शारीरिक रूप से जरा बेडौल थे। रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतापुरी महाराज। उनको तुम देखोगे तो इतनी बड़ी तोंद। अब तुम खुद मोटे आदमी हो, तुमने कहा मैं तो गुरु को ही उदाहरण बनाऊंगा। ये स्वार्थ की बात हो गई ना। तुमने गुरु पकड़ा ही इस दृष्टि से है कि जलेबियां चलती रहें। तो ठीक है, तुम्हारी निष्ठा सम्माननीय है, सुंदर है, तुम गुरु को ही उदाहरण बनाना चाहते हो, लेकिन फिर गुरु तुम्हें अन्य जिन उदाहरणों की ओर प्रेरित और प्रेषित करे वहां जाने से इनकार मत करना। आओ गुरु के पास और फिर गुरु कहे अब वहां जाओ तो चले जाना। ये मत कहना कि इतनी तो मैं आप में श्रद्धा रखता हूं कि आप तक आ जाऊंगा, लेकिन इतनी श्रद्धा मैं नहीं रखता कि आप जहां भेजेंगे उधर को चला भी जाऊंगा। ये बात बेईमानी की हो गई। गुरु के पास आ रहे हो अगर, तो गुरु जब दूर भेजे तो दूर भी चले जाओ,
जिस दिशा भेजे उस दिशा चले जाओ, ये मत पूछो कि उस दिशा में मिलेगा क्या। ठीक है। रोशन मिश्रा जी हैं, कह रहे हैं कि अध्यात्म जीवन में अवतरित होने के बाद सांसारिक और पारिवारिक कार्यों में मन नहीं लगने का क्या समाधान है? नहीं, सांसारिक पारिवारिक कार्यों से मन नहीं उठ जाता अध्यात्म की वजह से। अध्यात्म की वजह से बेवकूफ़ी से मन उठ जाता है। अध्यात्म का बिल्कुल विरोध नहीं है संसार, परिवार, समाज से। अध्यात्म तो जीवन को सच्चाई और सौंदर्य देने का विज्ञान है। अध्यात्म का विरोध है तो बेवकूफी से। जहां कहीं भी मूर्खता होती है, विवेकहीनता होती है, छद्म षड्यंत्र होते हैं, छल और प्रपंच होते हैं, अज्ञान का अंधेरा होता है, अध्यात्म उस पर रोशनी डालता है, उन सबको खत्म कर देता है अध्यात्म। अध्यात्म का काम है सच्चाई को, निर्भीकता को, सुंदरता को आगे बढ़ाना। लेकिन ये सुनने को खूब मिलता है कि जब से जीवन में अध्यात्म आया है तब से परिवार में समस्याएं बढ़ गई हैं इत्यादि। अब अध्यात्म तो बेवकूफ़ी के खिलाफ है। अध्यात्म जीवन में आया तो परिवार में समस्याएं बढ़ गई, इससे समझ में क्या आती है बात? इससे तो यही पता चलता है ना कि परिवार बेवकूफ़ियों का अड्डा था और है। तो अध्यात्म आया नहीं है कि बेवकूफ़ियों पर चोट पड़ रही है करारी। पेट में कीड़े हों और तुम कीड़े मारने की दवाई खाओ और भीतर से आवाज आए जोर से कि अरे ये दवाई बड़ी घातक है, मार ही डालेगी, तो ये क्या तुम्हारी आत्मा की आवाज है? ये कीड़ों की आवाज है पागल। वो दवाई शरीर के लिए घातक नहीं है, वो दवाई सिर्फ कीड़ों के लिए घातक है। अध्यात्म कीड़े मारने की दवाई है। उससे अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो कीड़ा है। बल्कि कीड़ा कौन है ये जानने के लिए अध्यात्म सर्वोत्तम विधि है। जिनको अध्यात्म से तकलीफ होती है वो ही कीड़े हैं। अध्यात्म ताप है। मोम के पुतले खड़े हों और लोहे के पुतले खड़े हों, अध्यात्म आग है। जला दो आग। जो पिघलने लगे और हाय हाय करने लगे, जान लेना यही नकली है, यही मोम का था, अन्यथा तो पता ही नहीं चलता। मोम का पुतला भी जरा दूर से देखो तो यही लगेगा कि लकड़ी का है, लोहे का है, तांबे का है, किसी भी रंग में रंग सकते हो उसको। पर अध्यात्म तो आग है, लपट है। उसके सामने फिर मोम त्राहिमाम शुरू कर देता है। अब कीड़े भीतर से चिल्ला रहे हैं, अरे 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 जहर खा लिया तूने, मरेगा। तो कीड़ों की सुन मत लेना। कीड़े अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें भटका रहे हैं। तुम नहीं मरोगे, जहर नहीं खा लिया है तुमने दवा खाई है। परिवार में सच्चाई होनी चाहिए, रिश्तों में मधुरता होनी चाहिए, रस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए। उसकी जगह अगर पारिवारिक रिश्ते भ्रम पर, मोह पर, स्वार्थ पर, कामनाओं पर आधारित हैं तो अध्यात्म से उन रिश्तों पर चोट तो पड़ेगी ना। और याद रखना, अध्यात्म रिश्तों की कालिमा, मलिनता, कलुष के खिलाफ है, रिश्तों के खिलाफ नहीं है अध्यात्म। यह भी बड़ा भ्रम व्याप्त है समाज में कि अध्यात्म तो साहब रिश्ते तोड़ देता है। नहीं, अध्यात्म रिश्ते नहीं तोड़ता, अध्यात्म रिश्तों की सफाई करता है। अध्यात्म रिश्तों की सफाई करता है, मैल
हाय हाय करके चिल्लाती है कि बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। मैल ही बर्बाद हुई है, कीड़े ही बर्बाद हुए हैं, मोम का पुतला ही पिघला है, लोहे के पुतले नहीं पिघले। शरीर को हानि नहीं हुई, वस्त्र को हानि नहीं हुई है, मैल को हानि हुई है। वस्त्र तो अब निखर के चमक के सामने आएगा। जो रिश्ते आध्यात्मिक बुनियाद पर बनते हैं उनसे प्यारे रिश्ते दूसरे होते हैं क्या? और जो रिश्ते आध्यात्मिक बुनियाद पर नहीं है उनके साथ तुम जी कैसे लेते हो, ये बताओ। वो रिश्ते नहीं होते, वो रक्त पिपासु कीड़े ही होते हैं फिर, जो तुम्हारी आंत के भीतर पल रहे हैं और खून पीना चाहते हैं। रिश्ते तोड़ने की कोई बात नहीं है। संतों के रिश्ते तो पूरे संसार से बन जाते हैं। अध्यात्म अगर रिश्ते तोड़ने का खेल होता तो संत क्यों कहते कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है? अध्यात्म तो रिश्ते बनाता है, रिश्ते जोड़ता है, सुंदर तरीके से, साफ तरीके से। आचार्य जी, आशीष मेहता जी हैं, 32 वर्षीय, जलंधर, पंजाब से। आभार व्यक्त करना चाहते हैं। प्रणाम आचार्य जी, कुछ समय पहले मुझे आपके दर्शन सत्संग का लाभ मिला था। तब आपने मुझे नेति नेति एवं शास्त्र अध्ययन के लिए प्रेरित किया था। मैं पूर्ण प्रयास से दोनों कर रहा हूँ। बहुत सी वस्तुएं, व्यक्ति और विचार सहज ही छूट रहे हैं। शास्त्र अध्ययन से अब मुझे यह आभास स्पष्टता के साथ मिल रहा है कि आप एवं सभी शास्त्र एक ही हैं। प्रश्न उठने कम हुए हैं, बल्कि अब तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं, और जैसा है उसका स्वतः शास्त्रों से उत्तर मुझे उपलब्ध हो जाता है। आगे यहाँ से मेरे लिए क्या मार्गदर्शन है, कृपया बताएं। ठीक जा रहे हो, चलते रहो। अभी जहाँ पहुँचे हो उसको शुरुआत भर मानो। शास्त्र अनंत राशि हैं, जितना उनमें गहरे जाओगे उतनी संपदा पाओगे। शुरुआत में ही लाभ होने लगा है, लक्षण बहुत शुभ है। अब आगे बढ़ते रहो। जितना मिला है उससे संतुष्ट होने की कोई बात नहीं, बहुत है अभी पाने को। आचार्य जी, 14 वर्षीय हर्ष ठाकवानी है। आपके मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। कह रहे हैं कि आचार्य जी, जैसा आप जानते ही हैं कि कुछ समय से मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। कल शाम मुझे रुचि हुई और मैंने गूगल करके देखा तो पता चला कि बैडमिंटन शटलकॉक्स को बनाने के लिए पक्षियों की हत्या करी जाती है। फिर आगे उन्होंने विवरण दिया है कि कैसे उससे वो उदास हुए और फिर उनके मन में सवाल उठा कि क्या अब उन्हें आगे खेलना। बेटा, ये जो तुम बात बता रहे हो ये आज से दशक 2 दशक पहले की है। बहुत दिनों से बैडमिंटन मैंने खेला नहीं, इसीलिए ठीक ठीक ब्यौरा शायद ना दे पाऊँ। लेकिन थोड़े से पैसे अगर और खर्च करोगे तो आर्टिफिशियल शटल्स आती हैं अब, प्लास्टिक या किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई। वो चलती भी ज़्यादा हैं, पर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी महंगी होती होंगी। देखो, आदमी के रचे हुए जितने खेल हैं उनमें आदमी की बीमारियां और वृत्तियां भी परिलक्षित तो होती ही हैं। अब क्रिकेट खेलते हो आप, उसमें जो गेंद होती है वो चमड़े की होती है, बल्ला लकड़ी का होता है, विकेट भी लकड़ी के हुआ करते थे, अब शायद लकड़ी के नहीं होते हैं। गिल्लियां भी पहले लकड़ी की होती थी, अब शायद लकड़ी की नहीं होती हैं। तो ये सब जिस समय की ईजादें हैं उस समय
कि सब बीमारियां और दुर्गुण भी इन खेलों में दिखाई तो देंगे ही ना। बैडमिंटन खेलते हो तुम, रैकेट पर जो पट्टा लगा होता है वो भी मैं समझता हूं किसी समय में चमड़े का ही होता था। अब धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, लेकिन फिर भी ये पक्का ही है कि आदमी ने जो कुछ भी आविष्कृत करा है उसमें आदमी की बीमारियां भी सम्मिलित हो ही जाती हैं। लोहे का खनन नहीं होगा या एल्यूमिनियम का खनन नहीं होगा तो बैडमिंटन का रैकेट बनना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से हम प्लास्टिक से होने वाले खतरों की बात करते हैं। बैडमिंटन का जाल, बैडमिंटन की शटल, रैकेट के तार, मैं समझता हूं इन सब में आज भी प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। तो खेलों की उपयोगिता है, निश्चित रूप से खेलना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक कह रहे हो तुम, एक बिंदु आता है जब दिखने लगता है कि अगर खेल आदमी ने रचा है, आदमी ने ईजाद किया है, तो उसमें आदमी के दुर्गुण भी हैं, खेल में ही है, खेल की रचना में ही है। अब हमारे सारे खेल देखते नहीं हो, एक दूसरे को पछाड़ने के खेल हैं। हम खेलते समय भी एक दूसरे को पछाड़े बिना नहीं जी सकते। अब कहने को खेलने गए हैं, लेकिन वहां भी भावना यही है कि दूसरे पर भारी पड़े। हमारा ऐसा कोई खेल है ही नहीं जो प्रेम का हो, हमारा ऐसा कोई खेल है ही नहीं जिसमें हार के जीता जाता हो, हमारा ऐसा कोई खेल है ही नहीं जिसमें तुम्हें अंक इस बात के मिलेंगे कि तुमने डूबते को सहारा कितना दिया। हमारे खेल सारे यही है, पटक के मारो, बचना नहीं चाहिए। और कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल मुंह पे मुक्का पड़ना चाहिए, तब सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे। और इतनी जोर से मारो कि गिरी पड़े, दोबारा उठे नहीं तो नॉकआउट मिल जाएगा, बढ़िया। तो वो तो है बेटा, क्योंकि ये खेल हम ही ने रचे हैं ना, तो हमारे ही जैसे हैं, हम जैसे वैसे हमारे खेल। पर तुम अभी खेलो हर्ष, अभी खेलो, अभी इतना आगे नहीं बढ़े हो तुम कि सब खेलों की निरर्थकता तुमको दिखने लग जाए। जरा 18-20 साल के हो लो, मैं देखूं तुम अन्य खेलों में फंस रहे हो कि नहीं। जब देखूंगा कि तुम किसी खेल में नहीं फंस रहे हो, तब मैं कहूंगा इस चिड़िया को भी छोड़ दो। अभी तो बहुत चिड़िया आएंगी, उनको छोड़ के दिखाओ पहले, फिर इस शटल कॉक को छोड़ने की बात करना। ये चिड़िया और कॉक का खेल तो भी शुरू होना बाकी है तुम्हारी जिंदगी में। उससे ऊपर उठे तो फिर ये रैकेट भी छोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गहरी वृत्ति बची रहेगी, ऊपर ऊपर की चीजें छोड़ दोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा।